कुंडली 5/10/2004 12:35 एवं ये वाशिंगटन में पैदा हुआ है। ये बच्चा अमेरिका का बच्चा है। इसका लग्न जो है वो कर्क लग्न है और प्रत्येक लग्न के अनुसार मैं आप लोगों को 13 वीडियो यूट्यूब चैनल का वीडियो आप लोगों को भेजा था। उसमें प्रत्येक लग्न के अनुसार हम लोग योग कारक ग्रह का अन्वेषण पहले कर लेते हैं और फर्स्ट स्टेप में 12 भाव एवं भाव का स्वामी, जैसे कर्क लग्न लग्नेश चंद्रमा, धन भाव सिंह राशि सूर्य धनेश सूर्य, सहज भाव कन्या राशि एवं कन्या राशि का स्वामी जो है वह बुध है। इस प्रकार एक एक करके 12 भावों का भावाधिपति, जिसको राष्ट्राधिपति कहते हैं, उसका चिंतन कर लेते हैं। नेक्स्ट, जब 12 भावों का भावाधिपति हम लोगों को पता चल जाता है, उसके बाद भावात भावपति कारक वशात तत्फलम योजयेत। भावकारक, भावकारक कहने से जैसे तरणि रमर मंत्री मंगलश्चंद्र सौम्यो गुरुरथ शनि भौमो शुक्र की क्रमेण अमर गुरु दिनेशो मंद भानुज्ञ जीवः सुर गुरुरपि मंद कारकाश्युर विलग्नात्। इस श्लोक के अनुसार सूर्य लग्न भाव का स्थिर कारक ग्रह, सूर्य भाग्य स्थान का स्थिर कारक ग्रह एवं कर्म भाव का। इस प्रकार चंद्रमा मातृकारक ग्रह चतुर्थ भाव का कारक ग्रह है, सूर्य पितृकारक ग्रह है, धन भाव एवं संतान भाव भाग्य भाव कर्म भाव एकादश लाभ स्थान का स्थिर कारक ग्रह बृहस्पति गुरु। इस प्रकार 12 भावों का कारक ग्रह कहाँ बैठे हैं उसका चिंतन करते हैं। पहला क्या होता है ना, प्रश्न क्या है। कभी भी दैवज्ञ बिना प्रश्न का उत्तर देने में सामर्थ्य नहीं होता है, इसीलिए प्रश्नानुसारम उत्तरम, प्रश्न के अनुसार ही हम लोगों को उत्तर देना पड़ता है। व्यक्ति का जो आयु है, जैसे 2004 में यह शिशु जन्म हुआ है तो अभी 2026 मतलब मात्र 22 वर्ष की बच्चा है। 22 में पढ़ाई लिखाई कर रहा होगा, उसी के अनुसार उसके माता पिता आके प्रश्न पूछते हैं तो बच्चा अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, जिस कारण से प्रश्न है। अथवा कर्म नियुक्ति कर्म प्राप्ति के ऊपर प्रश्न है, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहा है, बार बार कहीं पराजय हो रही है तो उसका प्रश्न है। तो प्रश्न के अनुसार हम लोगों को भाव को देखना पड़ेगा। जैसे 22 ईयर का ये बच्चा है, शिशु है, बालक है, तो उसका धन भाव विद्या स्थान, संतान भाव बुद्धि स्थान एवं कर्म भाव, ये तीनों भावों को निश्चित 100% हम लोगों को देखना चाहिए। कभी कभार ये 22 वर्ष व 22 ईयर के जो बच्चे होते हैं वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, लड़कियों के चक्कर में रहते हैं, तो इस कारण से हम लोगों को सप्तम भाव एवं पंचम भाव का परस्पर संबंध भी देखना पड़ता है। तो जैसा प्रश्न उसके अनुसार हम लोग उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं जन्म कुंडली में। एवं उत्तर जब हम लोग अन्वेषण कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उस समय हम लोगों का दिमाग में जैसे विद्या बुद्धि कारक ग्रह बृहस्पति शुक्र बुध, इसका चिंतन हम लोगों को होना चाहिए, क्योंकि आयु के अनुसार प्रश्न, प्रश्न के अनुसार उत्तर। तो दशम भाव दशमाधिपति, दशम भाव का कारक, द्वितीय भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का कारक ग्रह, पंचम भाव का स्वामी, पंचम भाव का कारक।
यदि विद्या संबंधी प्रश्न हो तभी। ऐसे ही हम लोग नवांश कुंडली के साथ जन्म कुंडली को एक साथ देख के ही फलादेश करते हैं। जैसे ये कर्क लग्न के कुंडली में योग कारक ग्रह कौन है ना, दशमाधिपति मंगल एवं पंचमाधिपति मंगल। दशम पंचम मेष वृश्चिक राशि का अधिपति मंगल, केंद्र त्रिकोण, केंद्र का अधिपति भी मंगल हो रहा है एवं त्रिकोण भाव का अधिपति भी मंगल है। इसलिए मंगल को हम लोग योग कारक ग्रह के रूप में विचार करते हैं। पहला ही स्टेप भाव, भाव स्वामी, भाव का कारक। फोर्थ स्टेप में हम लोग योग कारक ग्रह कौन सा लग्न है और इस लग्न में सबसे अधिक शुभ फल देने वाला ग्रह कौन है, अशुभ फल देने वाला ग्रह कौन है, उसका चिंतन करते हैं। जैसे यहाँ योग कारक ग्रह मंगल हम लोगों को जानकारी हो गया। उसके बाद अशुभ ग्रह तृतीयाधिपति बुध, व्ययाधिपति बुध। तो ये त्रिषणाय एवं त्रिकभाव का अधिपति बुध होने के कारण हम लोग जान जाते हैं बुध ही सबसे ज्यादा अशुभत्व है। तो बुध खतरनाक है। यहाँ क्या बुध का समय चल रहा है क्या, उसके बाद हम लोग प्रश्न के अनुसार उत्तर देने की कोशिश करते हैं। योग कारक ग्रह, अशुभ ग्रह, सबसे उत्तम फलप्रद ग्रह, सबसे अशुभ फलप्रद ग्रह, उसका अन्वेषण करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, गोचर कुंडली, अष्टक वर्ग कुंडली एवं भावों का बल विचार हम लोगों को करना चाहिए। जैसे कि जब षडबल को हम लोग देखेंगे, पहला स्टेप में 12 भावों का भाव बल हम लोगों को जानकारी हो जाता है। इस कुंडली में जैसे भाव बल में 3 प्रकार की बल रहती है। आप लोगों को नोट करना है तो नोट कर लीजिए। कभी भी फलादेश जब भाव का करते हैं तब उस भाव का स्वामी भावेश बल जिसको कहा जाता है। लग्न भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी। स्वामी कितना बलवान है उस भाव का फल स्वामी, उस भाव का स्वामी ही दे देगा। इसीलिए भावेश बल पहले स्टेप में, और उसके बाद बल विचार में भाव का दिग बल। दिग मतलब दिशा। वह भाव एवं भावाधिपति किस दिशा से संबंधित है। जैसे ये कि हम लोग जन्म कुंडली देख रहे हैं, इस जन्म कुंडली में कर्क लग्न है एवं कर्क लग्न का स्वामी जो है, कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा बैठा है कहाँ न, व्यय भाव में। व्यय भाव का दिशा क्या है ना, अग्नि कोण है, क्योंकि लग्न पूर्व दिशा, दशम भाव दक्षिण दिशा, सप्तम भाव पश्चिम एवं जो चतुर्थ है वह है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। तो ईस्ट साउथ का जो कनर है, साउथ ईस्ट कनर, उसको अग्नि कोण कहा जाता है। तो चंद्रमा अग्नि कोण में स्थित है। तो लग्न एवं लग्नाधिपति कितना बलशाली है, दिक बल में कितने बल युक्त है, और लग्न के ऊपर ग्रहों का दृष्टि क्या है। क्योंकि हम लोग सोच लीजिए शरीर विचार कर रहे हैं, शरीर सुस्थ या सुस्थ होगा, इसीलिए लग्न को देख रहे हैं। तो लग्नाधिपति कितना बलवान है पहले स्टेप में हम लोग देख लिए, षड बल निकाले और भाव बल को देखें। तो इन सभी भाव के जो भावाधिपति है, इनमें सब में से चंद्रमा जो भावाधिपति लग्न का है वो सबसे अधिक बलयुक्त है एवं भाव का दिग्बल भी प्राप्त हो रहा है, अल्प बहुत निश्चित रूप में प्राप्त हो रहा है। एवं
भाव के ऊपर दृष्टि बल स्वल्प ही है, बहुत ज्यादा दृष्टि बल यहाँ नहीं मिल रहा है, क्योंकि लग्न भाव के ऊपर, ये कुंडली आप लोग देखेंगे तो लग्न भाव के ऊपर किसी भी ग्रहों का पूर्ण दृष्टि नहीं है, ना बृहस्पति का, ना शुक्र का, ना शनि का, ना बुध का, ना कोई पापक ग्रह का, ना कोई शुभ ग्रहों का, लग्न के ऊपर किसी भी ग्रहों का दृष्टि नहीं है। इसलिए कहां से बल मिलेगा? जिस भाव का विचार कर रहे हैं उस भाव के ऊपर भी बल प्राप्ति होना चाहिए, दृष्टि बल, ग्रहों का दृष्टि बल होना चाहिए, उससे फलादेश अच्छे से हम लोगों को पता चल जाता है। समझ रहे हैं बात को? एक बल विचार में आप लोग देखेंगे तो षडबल चक्र में जब भाव बल चिंतन होगा, उसमें 3 बल को जोड़ के कुल भाव बल कितना है, टोटल भाव बल कितना है किस भाव का, उसको पता चला जाता है। उसके बाद भाव का प्रतिशत निकाल के यहाँ नीचे लिखा गया है कौन सा भाव सर्वाधिक बलवान है। जैसे यहाँ 1 नंबर में 1 व्यय भाव है, 12 जो भाव है व्यय भाव है वो 1 नंबर में है, और दूसरे नंबर में लग्न है, तीसरे नंबर में षष्ठ भाव है, चतुर्थ में तृतीय भाव है, पंचम में एकादश भाव, षष्ठ में नवम भाव। देखिए कितना कितना कौन बल युक्त है। जैसे आप विचार करो तो यहाँ भाव का जो बल प्रतिशत है, सबसे अधिक बल प्रतिशत लग्न का है, तो उससे हम लोगों को क्लियर पता चल रहा है यहाँ लग्न शरीर सुस्त होगा, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद व्यय भाव अधिक बल युक्त है, और निर्बली, क्योंकि व्यय और धन उससे पता चलता है सबसे निर्बली जो है वो धन संबंधी भाव है, द्वितीय भाव। द्वितीय भाव सबसे निर्बल होने के कारण द्वितीय भाव का स्वामी भी निर्बल है, द्वितीय भाव के ऊपर जो दृष्टि है वो भी अल्प है। इस कारण से द्वितीय भाव निर्बल होने से हम लोगों को यहाँ तुरंत अंदाज लग जाता है, तुरंत पता चल जाता है शीघ्र, क्या ना धन अल्पता होगी इस व्यक्ति का, इस छात्र का, स्टूडेंट का धन में अल्पता होने की संभावनाएं यहाँ हम लोगों को लग जाता है। तो कौन सबसे अधिक फायदा देगा ना? एक तो शरीर और दूसरा व्ययभाव। व्ययभाव अधिक बलयुक्त है, धन भाव निर्बल है। इससे पता चलेगा जितना कमाएगा उससे अधिक व्यय कर लेगा, हानि है। एवं और आप विचार करें तो हमेशा केंद्र भाव को आपको एक बार नजर देना है। 1 4 7 10, एक तो बलशाली है। यहाँ चतुर्थ भाव, ये भी अल्प बहुत निश्चित रूप में बलयुक्त है, 41.67% बलयुक्त है। तो उसके बाद सप्तम भाव जो दाम्पत्य सुख देता है वह भी बलयुक्त है। एवं दशम भाव 7 नंबर में है केंद्र भाव, सभी केंद्र बलयुक्त है। केंद्र बलयुक्त होने से हम लोग विचार करते हैं केंद्र को प्रथम अवस्था, केंद्र के बाद पणफर को द्वितीय अवस्था, आपक्लिम को तृतीय अवस्था। जीवन को 3 भाग में हम लोग बांट लेते हैं। 3 भाग में बांटेंगे तो प्रथम अवस्था मतलब सोच लीजिए उस शिशु का आयु 60 वर्ष का है, आयु का निर्णय लेना चाहिए। 60 वर्ष के आयु होगा तो 3 भाग में बांटेंगे तो 20-20-20, 20 वर्ष के आयु तक, 20 वर्ष के आयु तक ये जो प्रथम बाल्यावस्था होगा वह केंद्र के अनुसार हम लोगों को फल ज्ञान होता है। तो केंद्र भाव 1 4 7 10 लग्न सुख जाया कर्म, ये चारों यदि बलयुक्त अधिक हो तभी प्रथम अवस्था में शिशु को सुख प्राप्ति होगा। केंद्र के बाद पणफर 20 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक आयु,
ये जैसे पणफर हम लोग देखें, यहाँ 32.8, ये भी अल्पबली है। उसके बाद पंचम भाव, वो सामान्य बलयुक्त है, निश्चित रूप में बलयुक्त है यहाँ। उसके बाद अष्टम भाव जो मृत्यु है, वह भी बलयुक्त है। एवं एकादश भाव, तो केंद्र सबसे अधिक, उसके बाद आपोक्लिम, पणफर, पणफर से भी अधिक बलयुक्त है आपोक्लिम। आप आपोक्लिम का देखेंगे तो यहाँ जोड़ेंगे तो केंद्र, केंद्र के बाद पणफर, पणफर के बाद आपोक्लिम। केंद्र भाव अधिक बलयुक्त है तो प्रारंभिक अवस्था 20 वर्ष तक इस शिशु का पढ़ाई लिखाई सब, आध्यात्मिक विकास सब ठीक ठाक रहेगा। 20 वर्ष के बाद 40 वर्ष तक अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहेगा। मतलब तुरंत उसका उन्नति नहीं होगी, तुरंत उसका भाग्य जो सपोर्ट देता है वो भाग्य निश्चित भाग्य से युक्त नहीं होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग 40 से लेके 60 वर्ष के आयु तक विचार करेंगे, उसमें फिर से रिटर्न सुख समृद्धि वो होने की संभावनाएं होती है। जन्म कुंडली देखने के समय में 12 भाव एवं भावाधिपति एवं भाव बल, इसका चिंतन अवश्य कर लेना चाहिए। जैसे षडबल में हम लोगों को ग्रहों का बल चिंतन करना पड़ता है। ग्रहों का बल विचार में स्थान बल, स्थान बल 5 प्रकार के होते हैं। उच्च बल, सप्तवर्गी बल, युग्मायुग्म नवांश बल, केंद्र बल, दृष्काण बल। इन पांचों को जोड़ देने से हम लोगों को कुल स्थान बल पता चलता है प्रत्येक ग्रहों का। उसके बाद ग्रह के ऊपर जो अन्य ग्रहों का दृष्टि है, उससे दृष्टि बल व दिग्बल। दिग्बल मतलब जैसे हम लोग विचार किए थे पूर्व कक्षाओं में, सूर्य मंगल दशम भाव में पूर्ण दिग्बली होते हैं, चंद्र शुक्र चतुर्थ भाव में पूर्ण दिग्बली होते हैं, बुध बृहस्पति लग्न में पूर्ण दिग्बली होते हैं, शनि सप्तम भाव में पूर्ण दिग्बली होते हैं। इसी के अनुसार दिग्बल साधन किया जाता है। तो उसके बाद दिग्बल का ज्ञान, दिग्बल के बाद कालबल। कालबल कई प्रकार के हैं, क्योंकि नतोन्नत बल, पक्ष बल, त्रिभाग बल व त्रिंश बल, वर्ष बल व अब्द बल, मास बल, वासर बल, होरा बल, अयन बल, युद्ध बल, इतने सब जोड़ेंगे तो जाके एक कालबल, कुल कालबल प्रत्येक ग्रहों का। काल मतलब समय होता है। शिशु का जन्म किस समय में हुआ है, कौन से वार में हुआ है, कौन से महीना में हुआ है, किस संवत्सर में हुआ है, किस पक्ष में हुआ है, उसी के अनुसार समय व काल के अनुसार उसको कालबल प्राप्त होता है। और जो कालबल में बली हो वह भी षडबल में जुड़ जाएगा। उससे ग्रह यदि बलयुक्त हो तभी उसका फल भी शुभत्व होगा। इसीलिए कालबल का हम लोग विचार करते हैं, स्थान बल, दिग्बल, कालबल। उसके बाद चेष्टा बल। चेष्टा बल में जैसे हम लोग जानते हैं चंद्र पक्ष बल में चेष्टा बल होती है। चंद्रमा का जब विचार करते हैं, चंद्र क्योंकि चांद्रमास शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, इसलिए चंद्रमा के अनुसार पक्ष व तिथि परिवर्तित होने के कारण चंद्रमा पक्ष बल में बलयुक्त होता है। और सूर्य जो अयन उत्तरायण दक्षिणायन, उस बल में सूर्य ही बलवान होता है। इसीलिए चेष्टा बल का विचार हम लोग करते हैं। और वाकई धूमादि पंचतारा ग्रह, जैसे एक श्लोक है आप लोग देखेंगे तो यहाँ वक्रम गतो रुचिर रश्मि समूह पूर्णो नीचारि भांश सहितोपि भवेत् सखेटः वीर्यान्वित स्तुहीन रश्मि रश्मि रिवोच्च मित्र स्वर्क्षर्गो अपि
विबल हतदिधितिश्चेत। ये देखिए क्या लिख रहा है, वक्रम गतो, चाहे ग्रह अपने अपनी नीच राशि में हो जाए व नीच अंश में, नीच नवांश में बैठ जाए, जन्म कुंडली में नीच में, नवांश कुंडली में भी नीच में बैठा हो, यदि वह ग्रह वक्र हो जाए, वक्री हो जाए, वक्री भौमादि पंचतारा ग्रहों का वक्री विचार करना है, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, वक्रम गतो रुचिर रश्मि समूह पूर्ण। रुचिर कहने से किरण, जब ग्रह, हम लोग पूर्व कक्षाओं में विचार किए थे, ग्रह अस्तंगत हो जाने से चला जाता है सब कुछ, वह शुभ फलप्रद नहीं हो सकता है। जैसे इस कुंडली में आप लोग देख लीजिए, इस कुंडली से, इस कुंडली में सूर्य के साथ बुध, मंगल एवं गुरु बैठे हैं। सूर्य बैठा है 18 डिग्री में, 18 डिग्री में, बुध भी 18 डिग्री में है, मंगल 11 डिग्री में है, एवं बृहस्पति 8 डिग्री में है। तो यहाँ हम लोग को पता चलता है बुध मंगल ये दोनों सूर्य के पास में बैठने के कारण, मतलब उनका डिग्री अंश एवं बुध मंगल का अंश निकटवर्ती है, जिस कारण से बुध मंगल अस्तंगत हो गए हैं। तो बुध यदि अस्तंगत हो जाए, उसका रश्मि, उसका किरण रुचिर रश्मि होगा क्या? नहीं होगा। रुचिर मतलब सौंदर्य युक्त, तेज युक्त। रुचिर रश्मि होने से वक्री हो और रुचिर रश्मि हो, तभी बड़ा फायदा होता है। भले ही वो नीचस्थ बैठा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, भले ही वो शत्रु क्षेत्र में बैठा हो, परंतु यदि वक्री के साथ साथ ग्रह उदय हो जाए एवं ग्रह परिष्कार आकाश में हम लोगों को जाज्वल्यमान अवस्था में दृश्यमान हो, तभी उस समय में उस ग्रह का जो प्रभाव होता है वो पॉजिटिव होता है। इसीलिए फलदीपिका ग्रंथ में कहा जाता है, वक्रम गतो रुचिर रश्मि समूह पूर्णो नीचारिभांश सहितोपि भवेत् सखेटः। नीच राशि अंश में बैठने के बाद भी सखेटः, सखेटः मतलब वह ग्रह शुभ फल देने के लायक हो जाता है। परंतु फिर से कहता है, वीर्यान्वित तुहिन रश्मि रिव उच्च मित्र स्वच्छ गो अपि विबलो हतदीधितिश्चेत। हतदीधिति मतलब अस्तंगत हो जाए। यदि वक्री नहीं है, वीर्यान्वित है मतलब बलयुक्त है, और तुहिन रश्मि, तुहिन रश्मि सूर्य के निकटवर्ती हो रहा है, तुहिन रश्मि के साथ बैठा हुआ है, एवं हतदीधिति मतलब अस्तंगत हो जाता है, उच्चस्थ हो, मित्र क्षेत्रस्थ हो, स्व क्षेत्र में बैठा हो, तभी वो शुभ फल देने के लायक नहीं होता है। इसी प्रकार के फल सूर्य के समीप होने से ग्रहों का प्रभाव इतना घट जाता है। तुंगस्था बलिनो अखिलाश्च शशिनः श्लाघ्यम ही पक्षोद्भवम। और एक श्लोक वही फलदीपिका का है, तुंगस्था बलिनः अखिलाश्च। सब ग्रह उच्चस्थ होने से बलयुक्त होते हैं, परंतु केवल उच्चस्थ होना सफिशिएंट नहीं है, उच्चस्थ के साथ साथ वह ग्रह अस्तंगत भी ना हो। जैसे आप अभी कुंडली देख रहे हैं, कुंडली में बुध बैठा है कितना डिग्री में ना, 18 डिग्री में, सूर्य भी बैठा है 18 डिग्री में, दोनों पूरा साथ साथ है, और बुध संपूर्ण अस्तंगत है। बुध कन्या राशि में उच्चस्थ भी हो रहा है, वह मूल त्रिकोणस्थ है, तो बलयुक्त होना चाहिए, परंतु यहाँ बलयुक्त नहीं होगा, उतना शुभ फलप्रद बुध नहीं होना होगा, क्योंकि बुध तो एक तो पापक ग्रह है कर्क लग्न में, और दूसरा अस्तंगत, उच्चस्थ होने के बाद भी अस्तंगत हो रहा है, उसका सबसे अधिक फल होता है। इस प्रकार
कुंडली देखने के समय में हम लोगों को ग्रह कितना बलयुक्त है उसको विचार करना है। जैसे आप षडवर्ग में ग्रहों का बल विचार करेंगे तो यहाँ भी लास्ट में पता चल जाता है कौन सा ग्रह सबसे अधिक बलवान है। जैसे यहाँ चंद्रमा सबसे अधिक बलवान है, चंद्रमा के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, बुध के बाद बृहस्पति, शुक्र, शुक्र के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के अंतिम में जाके सूर्य, सूर्य सबसे निर्बलित ग्रह इस कुंडली में सूर्य है। उसी के अनुसार हम लोग आगे जन्म कुंडली को देख के हम लोगों को आगे की फलादेश करना है। जन्म कुंडली के देखने के समय में हम लोग चंद्र कुंडली भी देखेंगे, क्योंकि जन्म कुंडली शरीर का, चंद्र कुंडली मन का कारक होने के कारण शरीर में रूप, लक्षण, चिन्ह, आयु इसका भी विचार हम लोग चंद्र कुंडली से हम लोगों को करना है। तो एक बार निश्चित रूप में हर स्थिति को हम लोगों को देखना है। केवल दशा, जैसे इस जातक का बृहस्पति महादशा में, शनि अंतरदशा में, चंद्र प्रत्यंत दशा चल रहा है। बृहस्पति तो एक शुभ ग्रह है और बृहस्पति यहाँ भाग्याधिपति है। शनि जो है अंतरदशा का अधिपति, शनि सप्तम भाव का अधिपति है, सप्तमेश है। सप्तमेश को लेकिन हम लोग मार्केश कहते हैं। सप्तम भाव, अष्टम भाव का शनि यदि लग्न में बैठ जाए तभी, और कर्क राशि में चंद्रमा के घर में चंद्रमा खुद व्यभाव में चला जाए हानि स्थान में, तभी यहाँ लग्नेश है, लग्न बलयुक्त है। शरीर सुस्थता तो होगा, परंतु समय के अनुसार शनि आलसी बना देता है और ये पढ़ाई लिखाई में इसका मन नहीं करेगा। जितना बचपन के अवस्था में जितना पढ़ाई लिखाई कर रहा था, जैसे शनि का अंतरदशा चालू हो जाएगा 10 जनवरी 2025 से लेके 22 जुलाई 2027 तक, यह समय शनि के अंतरदशा के समय तक इसको पढ़ाई लिखाई में मन ज्यादा नहीं लगेगा। दोस्त मित्र अथवा और कुछ लफड़ा, इसी कार्य में वो लिप्त होगा। और चंद्रमा मन का कारक ग्रह है तो मन को क्या करता है ना, विचलित बनाता है। एवं हमेशा देखना है केंद्र में कौन ग्रह बैठे हैं। केंद्र त्रिकोण ये दोनों शुभ स्थान होते हैं। केंद्र में यदि शुभ ग्रह नहीं है तभी यहाँ तो शुभ फलप्रद नहीं होगा ना। केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं बैठा है, शनि, केतु, राहु ये तीनों के तीनों पापक ग्रह। केंद्र, शरीर, सुख, जाया एवं पितृ, मातृ, दशम भाव, कर्म, इससे संबंधित विचार हम लोग करेंगे ना। सारा भौतिक सुख, तो ये आध्यात्मिक सुख, भौतिक सुख से यदि व्यक्ति युक्त नहीं होता है तभी भी विसंगति होती है। परंतु अकेला बृहस्पति, यहाँ जैसे बृहस्पति अस्तंगत नहीं है, भले ही शत्रु क्षेत्रस्थ है, अस्तंगत नहीं है, और खुद के घर को, भाग्य स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, लाभ स्थान को, भाग्य स्थान को एवं सप्तम भाव को, ये एक पॉजिटिव है। बृहस्पति का फल यहाँ उत्तम माना जाता है। चंद्र से चतुर्थ में बृहस्पति बैठने के कारण केसरी योग भी उत्पन्न होता है। केवल अकेला बृहस्पति अनेक सारे अरिष्ट को खंडन कर देते हैं, क्योंकि हम लोग